Hey YouTube, it's AI Enigma here. So this is our first lecture in Road to CAD Parasummary Explain series. As usual, I will provide the PDF of the session in the comment section below, so you can refer to that PDF after the lecture for further clarity. So without wasting any time, let's hop right onto the parasummary itself. The seemingly straightforward act of reading is in fact a highly intricate cognitive process, not merely decoding symbols. It involves rapid eye movement, phonological awareness, lexical access, and sophisticated comprehension strategies that extend far beyond recognizing words on a page. ऑथर हमसे ये कह रहा है कि एक्ट ऑफ रीडिंग जो है वो ऑल्धो लगता है कि ये एक बहुत सिंपल प्रोसेस है, बट दिस इज़ नॉट अ सिंपल प्रोसेस. दिस इज़ अ हाईली इंट्रिकेट प्रोसेस जिसके अंदर कॉग्निटिव प्रोसेसिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. देन ऑथर गोज ऑन टू से कि रीडिंग प्रोसेस के अंदर रैपिड आई मूवमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस का इन्वॉल्वमेंट रहता है, लेक्सिकल एक्सेस का इन्वॉल्वमेंट रहता है, और सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल होता है, जो कि नॉट इतनी ईजी नहीं है कि बस तुमने एक वर्ड को रिकॉग्नाइज कर दिया और फिर उसका मीनिंग समझ लिया. सो दिस इज़ नॉट सो मच ईजी जितना है तुमको लग रहा है. ये ऑथर का सेकेंड की वर्ड या फिर की आइडिया है. The brain, the author goes on to say, must simultaneously integrate visual information with linguistic knowledge, build coherent mental models, and make inferences based on context. Dyslexia, a common learning difference, highlighted this complexity, demonstrating that disruptions at any stage, from phoneme processing to rapid naming, can profoundly impact reading fluency and comprehension. ऑथर फिर हमसे ये बोल रहा है कि इस चीज़ को एग्जाम्पल्स को देखने के लिए ऑथर गिव्स द रोल ऑफ ब्रेन इटसेल्फ, कि ब्रेन को जो है वो दो चीज़ों को इंटीग्रेट करना पड़ता है. विजुअल इन्फॉर्मेशन को लिंग्विस्टिक नॉलेज के साथ ब्रेन को इंटीग्रेट करना पड़ता है, ताकि वो ऐसे मेंटल मॉडल्स बना सके जिसमें अगर हम कोई भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़कर कॉन्टेक्स्ट को पढ़कर हम इन्फ्रेंस निकाल सकें. देन ऑथर गोज ऑन टू से कि ये प्रोसेस इतनी ज़्यादा इंट्रिकेट है, उसको इस बात से समझ सकते हैं. विद द एग्जाम्पल उसको देने के लिए ऑथर इस्तेमाल करता है डिसलेक्सिया का. डिसलेक्सिया जो है वो एक कॉमन लर्निंग डिफरेंस है, जिसके कारण पर्सन को रीड करने में या फिर यू कैन से कॉम्प्रीहेंड करने में दिक्कत होती है. ऑथर गोज ऑन टू से कि ऐसे पर्सनस को कि कोई भी एक जो पूरी प्रोसेस है रीडिंग की, जैसे कि रैपिड आई मूवमेंट हो गया और जहाँ से लेकर कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रैटेजीज में जो स्टेप हो गई, इसमें से आप कोई भी स्टेप को क्या कह सकते हैं, डिस्टर्ब कर दो, एंड देन यू विल सी कि रीडिंग के ऊपर कितना ज़्यादा प्रोफाउंडली इम्पैक्ट होता है, फ्लुएंसी के ऊपर कितना इम्पैक्ट होता है, और कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर कितना इम्पैक्ट होता है. देन दिस इज द यू कैन से थर्ड की पॉइंट जो ऑथर मेंशन करने की कोशिश कर रहा है. देन वी गो ऑन टू द लास्ट विथ ऑथर कंक्लूडिंग दैट थर्स रीडिंग इज लेस एन एफर्टलेस स्किल एंड मोर अ डिमांडिंग फीड ऑफ न्यूरोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन एंड कॉग्निटिव सिंथेसिस. कि रीडिंग जो है वो एक एफर्टलेस स्किल से कम एक डिमांडिंग फीट है, जिसमें न्यूरोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन एंड कॉग्निटिव सिंथेसिस जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली इन्वॉल्व रहता है, रिक्वायरिंग मल्टीपल ब्रेन रीजन्स टू वर्क इन अ प्रिसाइज कॉन्सर्ट फॉर मीनिंग टू इमर्ज. जिसके अंदर मल्टीपल ब्रेन रीजन्स को साथ में काम करना पड़ता है, जिसके कारण मीनिंग जो है वो इमर्ज कर सके. सो डेफिनेटली वी कैन एज्यूम कि यहाँ पर चार की पॉइंट्स है जो हमको अच्छे से याद रखने हैं, जो कि हमारे आंसर्स में होने चाहिए आइडियली, अगर मैं इसको पैरासम्बराइज कर रहा हूँ तो. फर्स्ट पॉइंट इज एक्ट ऑफ रीडिंग ईजी लगती है बट ईजी है नहीं. ये इन्वॉल्व करती है रैपिड आई मूवमेंट, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस एक्सेट्रा. वो चार पॉइंट्स को मेंशन करना है. थर्ड पॉइंट, हमको डिसलेक्सिया को मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी स्टडी का क्लेम जो है वो डिसलेक्सिया ही रख रहा है. स्टडी ये बोल रही है कि एक्ट ऑफ रीडिंग सिंपल नहीं है, दिस इज एक्चुअली हाईली इंट्रिकेट, और उसको प्रूव करा जा रहा है डिसलेक्सिया का एग्जांपल देकर, कि जो डिसलेक्सिया वाला पेशेंट रहता है वो रीडिंग में बहुत दिक्कत होती है उस पर्सन को. तो उसमें ये बताया जाता है उस स्टडी से कि एक पर्सन जिसमें पहली स्टेप से लेकर जो लास्ट स्टेप रहती है, दैट इज फोनोलॉजिकल अवेयरनेस से लेकर सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रैटेजी, कोई भी स्टेप को आप डिस्टर्ब कर दो, यू विल सी कि रीडिंग फ्लुएंसी एंड कॉम्प्रीहेंशन बहुत स्टीपली फॉल ऑफ हो जाता है, या फिर प्रोफाउंड इंप्लीकेशंस रहते हैं उस चीज़ के. एंड देन इट गोज ऑन टू से विद द फोर्थ ऑप्शन कि रीडिंग जो है वो न्यूरोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन एंड कॉग्निटिव सिंथेसिस डिमांड करती है, जिसके कारण मल्टीपल ब्रेन रीजन्स जो है वो एक साथ काम करते हैं मीनिंग फोर्ज करने में. तो ये चार ऑप्शंस हमारे पास होने चाहिए कोई भी एक आइडियल आंसर के अंदर. सो लेट्स चेक ए, बी, सी एंड डी फॉर दीज कीवर्ड्स इटसेल्फ. रीडिंग इज अ कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग मल्टीपल ब्रेन फंक्शंस बियॉन्ड सिंपल वर्ड रिकॉग्निशन with disruptions leading to conditions like dyslexia. Definitely can be a valid contender to our answer, क्योंकि it involves reading is a complex cognitive process involving multiple brain functions beyond simple word recognition. तो फर्स्ट वाले पॉइंट को भी मेंशन कर दिया एंड फोर्थ वाले पॉइंट को भी मेंशन कर दिया. और अगर इसमें डिस्ट्रप्शंस होंगे तो इट कैन कॉज द प्रॉब्लम्स ऑफ डिसलेक्सिया, तो थर्ड वाले पॉइंट को भी मेंशन कर दिया. ऑल्दो इट हैज मिस्ड द पॉइंट ऑफ सेकंड, की रीडिंग के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व रहता है, रैपिड आई मूवमेंट, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, उस चीज़ को कंसिडर नहीं करा गया है, बट स्टिल because it has involved
थ्री की आइडियाज़, और सेकेंड थिंग इज़ दैट यहाँ पर कोई बाहर का आइडिया इन्वॉल्व नहीं है. देर इज़ नथिंग विच एन से, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है मोस्ट और यू कैन से एक्सट्रीम की जगह हमने इस्तेमाल नहीं करी गई है. सो दिस कैन बी अ वैलिड ऑप्शन. Let's check for B, C, and D. Dyslexia, a common learning difference, exemplifies the complexity of reading by showing how disruptions in phonological processing can profoundly impact comprehension. Now the problem is this, यहाँ पर और केवल dyslexia के बारे में बात करी गई है. It is not talking about reading in general. Our topic of discussion is reading. कि reading को prove करने के लिए dyslexia का कि act of reading जो है वो simple नहीं है. Act of reading जो है is intricate. उसको prove करने के लिए हमने dyslexia का example की तरह इस्तेमाल कर रहा है. Dyslexia is not the main hero or the main topic of discussion in the whole paragraph itself. तो ये B जो है वो हमारे पास correct option नहीं है. The intricate cognitive process of reading requires the brain to rapidly integrate visual information with linguistic knowledge to build coherent mental models and make context-based reference. Now, although ये involve कर रहा है first point को कि intricate cognitive process of reading requires the brain to rapidly integrate visual information with linguistic knowledge to build coherent mental models and make context based reference. तो first point के अंदर definitely reference है और कुछ ना कुछ part को जो कि यहाँ पर linguistic knowledge to build coherent mental models and make inferences based on context, इस part को भी included है. But यहाँ पर जो study का claim था, जिसने study इस पूरी बात के ऊपर based थी with the example of dyslexia is not been even mentioned here. So that's why this option is not complete, because द थिंग इज स्टडी इस बारे के ऊपर फोकस्ड है कि एक्ट ऑफ रीडिंग जो है वो डिफरेंट है. एक्ट ऑफ रीडिंग जो है वो सिंपल नहीं है, इट इज़ एक्चुअली डिफिकल्ट, और उसको प्रूव करने के लिए वी हैव यूज डिसलेक्सिया एज एन एग्जाम्पल. सो वी कैन नॉट ओमिट दिस एग्जाम्पल. देयर हैज़ टू बी एन ऑप्शन जिसके अंदर ये चीज़ है. सो दैट्स वाई बी एंड सी आर नॉट दी ऑप्शंस विच आर करेक्ट. Let's look for the last option D. Reading is demanding feat of neurological coordination and cognitive synthesis, far from an effortless skill. So इसमें first point पूरी तरह से completely mentioned है and fourth point completely mentioned है because it involves the key idea, neurological coordination and cognitive synthesis. Demonstrating its complexity through rapid eye movement and phonological awareness. तो complexity का भी involvement आ जाएगा कि rapid eye movement and phonological awareness का भी point है. But the problem is this, although this has covered 1, 4 and 2, but study का जो important basis है that is dyslexia itself. Study अपने आप को proof ही उस dyslexia के example से कर पा रही है. ऑल्दो आप अगर ये क्लेम कर दोगे कि ये रैपिड आई मूवमेंट इन्वॉल्व करती है और या फिर फोनोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट अवेयरनेस इन्वॉल्व करती है, देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल प्रूफ कि ये चीज़ शायद सही है. और वो प्रूफ जो है वो डिसलेक्सिया के एग्जाम्पल से आ रहा है बिकॉज दैट डिसलेक्सिया एग्जाम्पल इज एक्चुअली गिविंग ग्राउंड टू दिस पैराग्राफ इटसेल्फ. ये जो क्लेम कर रहा है ना ये पैराग्राफ, दैट इज एक्चुअली बीइंग प्रूव बाय द एग्जाम्पल ऑफ डिसलेक्सिया इटसेल्फ. दैट्स वाई ऑल्दो A and D have the same amount of information when it comes to valid claim points, जो है A जो है 143 कंटेन करता है, D जो है 142 कंटेन करता है, but that 3 is extremely vital. ये 3 जो है वो बहुत ज़्यादा vital है. That's why A becomes the answer to this question and D is not the answer to this question. The remarkable phenomena of bioluminescence transcends mere aesthetic wonder to serve diverse and critical ecological function across terrestrial and marine environments. From fireflies using light for mating signals to deep sea creatures employing it for camouflage, predation, or defense, bioluminescence is a sophisticated evolutionary adaptation. So, author start करता है with a saying कि बायोल्यूमिनेसेंस जो है वो केवल और केवल एक एस्थेटिक वंडर नहीं है, पर ये सर्व करता है डाइवर्स और क्रिटिकल इकोलॉजिकल फंक्शंस अक्रॉस टेरेस्ट्रियल और मरीन एनवायरनमेंट्स के अंदर. इसके पास टेरेस्ट्रियल यू कैन से डाइवर्स और क्रिटिकल फंक्शंस है. नॉट इट इज़ नॉट जस्ट एस्थेटिक वंडर. इसको केवल आंखों के लिए प्लीज़ करने के लिए ही नहीं इसका रोल है, इसके और भी कुछ क्रिटिकल रोल्स हैं. उसको सप्लीमेंट करने के लिए ऑथर एग्जांपल देता है फायरफ्लाइज का, जो कि वो इस्तेमाल करती हैं लाइट को फॉर मीटिंग सिग्नल्स के लिए, और डीप सी क्रीचर्स का जो कि एम्प्लॉय करते हैं लाइट को फॉर कैमोफ्लाज, प्रिडेशन या फिर डिफेंस के लिए. और ऑथर देन कंक्लूड करता है कि बायोल्यूमिनेसेंस जो है एक सोफिस्टिकेटेड इवोल्यूशनरी एडाप्टेशन है. इट्स chemical efficiency producing light with minimal heat makes it highly advantageous survival tool in dark और murky habitat. उसकी जो chemical efficiency है जिसके कारण वो लाइट को प्रोड्यूस करता है विदाउट यूजिंग एनी हीट, वो उसको बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस रहता है सर्वाइवल के लिए फॉर डार्क एंड मर्की हैबिटेट्स के अंदर. वहाँ पर जो भी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो केवल लाइट को चाहते हैं बट हीट को नहीं चाहते, उनके लिए ये मैकेनिज्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस है.
The genetic and biochemical mechanism underlying this light production evolving independently multiple times underscore nature's convergent problem solving. Thus, bioluminescence is not just dazzling display but a vital biological language intricately woven into the fabric of ecosystem, highlighting the ingenious way of organisms interacting with their environment for the survival and perpetuation. Then author goes on to say कि जो genetic और बायोकेमिकल मैकेनिज्म है जो कि अंडरलाई करते हैं दिस लाइट प्रोडक्शन को, जो अभी हम देख रहे हैं, ये अंडरस्कोर करती है नेचर के कन्वर्जेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग को, विच बिकम्स अ थर्ड की पॉइंट इन इटसेल्फ. और देन ऑथर हमारे पास कंक्लूड करता है कि बायोल्यूमिनेसेंस जो है वो केवल एक एस्थेटिक वंडर नहीं है, इट इज़ नॉट अ डार्जलिंग डिस्प्ले बट अ वाइटल बायोलॉजिकल लैंग्वेज. बट व्हाट इट रियली इज़, ये एक वाइटल बायोलॉजिकल लैंग्वेज है. और बायोल्यूमिनेसेंस जो है वो हाईलाइट करता है उन इंजीनियस वे को जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो इंटरेक्ट करता है उनके इन्वायरमेंट से फॉर सर्वाइवल एंड परपेचुएशन. सो पूरा पैसेज इटसेल्फ, इफ़ यू रिमेंबर इट क्लियरली, इट इज़ फोकस्ड ऑन वन सिंगल, यू कैन से, एक केवल सिंगल लाइन के ऊपर फोकस्ड है कि बायोल्यूमिनेसेंस जो है वो एक एस्थेटिक वंडर नहीं है, उसके दूसरे रोल्स भी हैं. दैट इज़ द की क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन दैट द ऑथर इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे. और उसके लिए ऑथर ने फायरफ्लाइज का एग्जाम्पल लिया है और डीप सी क्रीचर्स का एग्जाम्पल लिया है. दैट इज़ समथिंग दैट यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर कि मेन आइडिया जो है वो इस पैसेज का क्या है. सो लेट्स लुक एट ABCD. Bioluminescence is a fascinating evolutionary adaptation used by various organisms for survival in diverse environments from mating signals to camouflage. अब इसने ये पॉइंट तो कवर कर दिया कि बायोल्यूमिनेसेंस जो है वो एक फैसिनेटिंग इवोल्यूशनरी एडाप्टेशन है और उसको वेरियस ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं डाइवर्स इन्वायरमेंट के लिए, फ्रॉम मेटिंग सिग्नल्स टू कैमोफ्लाज. बट द प्रॉब्लम इज दिस, ऑल्दो इट इज़ यूटिलाइज द यूज़ ऑफ 1 and 2, बट यहाँ पर बिल्कुल भी ये चीज़ बताई नहीं गई है कि ये केवल एस्थेटिक वंडर नहीं है. हमें एस्थेटिक वंडर वाले के ऊपर स्ट्रेस देना था, विच वी हैव नॉट डन. सो ए इज़ नॉट द ऑप्शन. द emission of light by living organism like firefly is a highly efficient chemical process that helps creatures survive in dark or murky habitats for predation or defense. This is also नॉट राइट, बिकॉज द रीज़न इज़ कि हमारे पास जो मेन फोकस है दैट इज़ ऑन बायोल्यूमिनेशन इटसेल्फ, नॉट स्पेसिफिकली ऑन द फायरफ्लाई. फायरफ्लाई केवल एक एग्जाम्पल दिया गया था, नॉट, इट इज़ नॉट द, यू कैन से, द मेन कंडक्टर ऑफ द पैसेज इटसेल्फ. और देखा जाए तो फायरफ्लाइज का एग्जाम्पल, तो फायरफ्लाइज को यहाँ पर मेन कंडक्टर बना दिया. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है. और ये बोलना कि लाइक जो लाइट प्रोडक्शन का पैरामीटर है दैट इज़ द थर्ड पैरामीटर, उनकी केमिकल इफिशिएंसी जो उनको हेल्प करती है क्रिएचर्स को सर्वाइव करना इन डार्क और मर्की हैबिटेट के लिए फॉर प्रेडेशन और डिफेंस, ये हमारे पास मेन मुद्दा नहीं है. हमें ये भी बताना है कि एस्थेटिकली दे आर जस्ट नॉट एस्थेटिक वंडर, उनके डिफिकल्ट और उनके यू कैन से डाइवर्स फंक्शंस भी हैं. देन आफ्टर अगर इस बात का मेंशन करते तो शायद ये ऑप्शन बन जाता करेक्ट, बट 2 इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन. बायोल्यूमिनेसेंस इज़ अ वाइटल बायोलॉजिकल लैंग्वेज serving diverse and critical ecological functions in both terrestrial and marine environments. So it is included कि bioluminescence जो है वो एक vital biological language है. So it includes the critical aspect of the bioluminescence कि केवल एक ये aesthetic wonder नहीं है, क्योंकि यहाँ पर vital biological language का इस्तेमाल कर लिया. और ये सर्व करता है डाइवर्स और क्रिटिकल इकोलॉजिकल फंक्शन इन बोथ टेरेस्ट्रियल एंड मरीन एनवायरमेंट्स, देयर बाय हाईलाइटिंग नेचर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग इंजीनियरिटी फॉर सर्वाइवल. डेफिनेटली वी कैन से दिस इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन बिकॉज इट टैकल्स वेल विद द एस्थेटिक वंडर एस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट की पॉइंट itself. Thereby, this is probably the best answer that we are looking for. Let's check for D itself. The independent evolution of bioluminescence across different species demonstrates nature's convergent problem solving, creating a chemical efficiency that produces light with minimal heat. Although ये चीज़ सही है कि नेचर्स की कन्वर्जेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग को ये अंडरस्कोर करता है और ये क्रिएट करता है केमिकल इफिशिएंसी जो प्रोड्यूस करती है लाइट को मिनिमल हीट से, बट दिस इज़ जस्ट अ सपोर्टिंग डिटेल. ये सपोर्टिंग डिटेल है, सब मेन डिटेल नहीं है. मेन डिटेल हमारे पास ये है कि बायोल्यूमिनेसेंस जो है इट इज़ नॉट एन एस्थेटिक वंडर, उसके बहुत ज़्यादा डाइवर्स एंड क्रिटिकल फंक्शंस हैं. देन वी गो ऑन टू एक्सप्लेन दैट इट इज़ एक्चुअली अ वाइटल बायो लैंग्वेज, इट इज़ अ वाइटल बायोलॉजिकल लैंग्वेज एंड नॉट जस्ट एस्थेटिक वंडर. वो की डिटेल जो है वो इस पॉइंट से मिसिंग है. दैट्स वाई इट इज़ नॉट द करेक्ट आंसर फॉर दिस पैसेज इटसेल्फ एंड सी इज़ एक्चुअली द करेक्ट आंसर. The intricate phenomena of dark matter, a mysterious substance believed to constitute approximately 27% of the universe's mass energy budget, represents one of the most profound and unresolved puzzles in cosmology. So author यहाँ से start कर रहा है with the introduction of dark matter itself कि जो intricate phenomena है dark matter का, इसको माना जाता है कि ये one of the most profound unresolved
पजल्स है कॉस्मोलॉजी के लिए. दैट इज़ द मेन पॉइंट. एंड एक हल्की सी डिटेल ये बना है कि 27% ऑफ द यूनिवर्स मास एनर्जी बजट को ये कह सकते हैं कंस्टिट्यूट करता है. दैट इज़ नॉट द मेन की आइडिया ये, ऑल दो कि द मेन आइडिया यहाँ पर ये है कि डार्क मैटर जो है ये बहुत वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड अनरिजॉल्व्ड पजल्स हैं कॉस्मोलॉजी की. ओके, now let's read further. Unlike ordinary matter, it neither emits nor absorbs light, making it directly undetectable, yet its gravitational influence is unequivocally observed in the rotation of galaxies, the bending of light around massive clusters, and the large scale structure of the cosmos. Author then goes on to say कि ordinary matter जैसे कि light को absorb करता है, dark matter ना ही light को absorb करता है ना ही light को emit करता है, जिसके कारण ये virtually अनडिटेक्टेबल रहता है. पर इसके बावजूद उसकी ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस जो है वो हम फील कर सकते हैं, स्पेसिफिकली इन द रोटेशन ऑफ गैलेक्सीज़ के अंदर या फिर जहाँ पर लाइट बेंड होती है मैसिव क्लस्टर्स के अंदर. सो ये चीज़ सबसे पहले एक थोड़ा इंपॉर्टेंट आ जाती है कि ऑर्डिनरी मैटर के छोड़कर डार्क मैटर जो है वो अनडिटेक्टेबल है, बट उसके बावजूद उसकी वी कैन से ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस हमको फील करा जा सकता है. दैट इज़ द सेकेंड आइडिया दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. Without dark matter, current cosmological model fails to explain the observed distribution and dynamic of galaxies, suggesting its pervasive invisible presence is the universe's true architectural scaffolding. Then author goes on to say a very third conventional point कि डार्क मैटर के अगर डार्क मैटर नहीं होगा, अगर डार्क मैटर को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हम करंट कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स को बता नहीं सकते. करंट कॉस्मोलॉजिकल मॉडल जो है वो गैलेक्सीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन एंड डायनेमिक्स को बता नहीं पाएंगे. सो दिस इज़ तो ऑथर ये चीज़ कंक्लूड कर रहा है कि डार्क मैटर की एक बहुत ही ज़्यादा परवेजिव और इनविजिबल प्रेजेंस है, जिसके कारण वो यूनिवर्स की ट्रू आर्किटेक्चरल स्कैफोल्डिंग यानी यूनिवर्स का ट्रू एक्चुअल बेस जो है वो कौन है, डार्क मैटर इटसेल्फ है. Then after, the author goes on to say, proposed candidates ranges from exotic subatomic particles to primordial black holes, but direct experimental verification remains elusive. जो proposed candidates है dark matter के लिए, उनकी ranges बहुत ज़्यादा हैं. कुछ exotic subatomic particles हैं, तो कुछ primordial black holes हैं, but direct experimental जो verification है वो अभी भी elusive है. We have not figured out कि main जो particle है dark matter का वो कौन सा है. Thus, यानी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है, द क्वेस्ट फॉर डार्क मैटर कंटिन्यूज टू ड्राइव कटिंग एज फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स, कंपेलिंग अ प्रोफाउंड रीवैल्यूएशन ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैटर इटसेल्फ एंड द फंडामेंटल कंपोजिशन ऑफ द यूनिवर्स. तो अभी भी हमारे पास कटिंग एज जो एक्सपेरिमेंट्स है वो स्टिल गोइंग ऑन हैं, जो कंपेल करते हैं हमें कि हम फंडामेंटली रीएवैल्यूएट करें कि हम क्या जानते हैं मैटर के इटसेल्फ. वी वांट टू रीएवैल्यूएट द मैटर इटसेल्फ एज द ऑथर गोज ऑन टू से, एंड द फंडामेंटल कंपोजिशन ऑफ द यूनिवर्स, और ताकि हम फंडामेंटल कंपोजिशन ऑफ द यूनिवर्स को समझ सकें. तो द पैसेज इज सराउंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डार्क मैटर कि कैसे ये एक बहुत मिस्ट्री है, अनरिजॉल्व पजल है स्पेसिफिकली, बिकॉज देन इट गोज ऑन टू से द फर्स्ट की आइडिया इज द डार्क मैटर इज एक्चुअली अ मिस्ट्री. द सेकेंड की आइडिया इज ऑल्दो वो अनडिटेक्टेबल है, उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं इन दी ग्रेविटेशनल फील्ड्स, जो कि एक थोड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है. थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि डार्क मैटर जो है उसके बिना करंट कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते. फोर्थ पॉइंट ये बोलता है कि ये रेंज करता है एक्सोटिक सबएटॉमिक पार्टिकल्स से लेकर प्रिमॉर्डियल ब्लैक होल तक, बट इसकी वेरिफिकेशन अभी भी नहीं हुई. और फिफ्थ पॉइंट ये है कि अभी भी हम एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यू कैन से बहुत कटिंग एज एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कंपेल करते हैं हमें कि हम रीवैल्यूएट करें डार्क मैटर मैटर को, खुद को, मैटर इटसेल्फ. सो दीज आर द 5 की पॉइंट्स जो ऑथर ने मेंशन करे हैं इस पैराग्राफ के अंदर. और कोई भी पॉइंट होगा जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स को टारगेट करेगा विथ कीपिंग द यू कैन से द ट्रू हीरो ऑफ द स्टोरी एज डार्क मैटर, देन वी विल टेक दैट ऑप्शन. लेट्स चेक फॉर A, B, C and D. Dark matter, an undetectable substance, explains the gravitational phenomena observed in galaxies and the large-scale structure of the cosmos, providing the universe true architectural scaffolding. Although यहाँ पर डार्क मैटर एक हीरो है, बट प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर मिस्ट्री वाला एंगल कम्प्लीटली यू कैन से इग्नोर कर दिया है. हमें सबसे जो ऑथर का इस पैराग्राफ का जो मेन मुद्दा है, अगर आप यहाँ पर लेट्स से अगर ये वाला सेंटेंस लाइक आफ्टर रीडिंग दिस सेंटेंस, क्या तुमको ये वाली इमेज मिल रही है जो ऊपर मिली है, मिल तो रही है, बट यहाँ पर मिस्ट्री का एलिमेंट जो है वो गायब है. देयर इज़ नो मिस्ट्री. ये बहुत ज़्यादा डेफिनेट हो गया कि डार्क मैटर एक अनडिटेक्टेबल सब्सटेंस है, बट ये एक्सप्लेन करता है ग्रेविटेशनल फिनोमिना को जो कि गैलेक्सीज एंड लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉस्मोस में मिलती हैं, प्रोवाइडिंग द यूनिवर्स ट्रू आर्किटेक्चरल स्कैफोल्डिंग. दिस इज अ वेरी डेफिनेटिव स्टेटमेंट, ये कंक्लूसिव स्टेटमेंट हो गया. और इसके कारण जो मिस्ट्री का एंगल है कि ये एक बहुत अभी पजलिंग कॉन्सेप्ट है, वो कंप्लीटली यू कैन से यहाँ पर इग्नोर करा गया है. सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट द आंसर. वी वांट टू हैव दैट मिस्ट्री एलिमेंट एज वेल. द मिस्टीरियस सब्सटेंस ऑफ डार्क मैटर
despite being unobservable, is a crucial component of the universe mass, challenging current cosmological model and driving experiment to understand its fundamental composition. Now, this is actually looks like a good statement बिकॉज ये सारे की आइडियाज़ को कवर कर रहा है कि सबसे पहले तो मिस्टीरियस सब्सटेंस ऑफ डार्क मैटर, तो हमारे पास हमने मिस्ट्री वाला एंगल कवर कर लिया. Then we go on to say, despite being unobservable, is a crucial component of universal mass. Observable नहीं, unobservable है, दिखता नहीं है, बट उसकी ग्रेविटेशनल इफेक्ट हमको फील हो सकती है. चैलेंजिंग करंट कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स, लाइक करंट कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स को ये चैलेंज कर रहा है. विदाउट इसके हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते. द करंट कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स जो है जो यहाँ पर बोला था कि डायनामिक्स ऑफ गैलेक्सीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते. एंड ड्राइविंग एक्सपेरिमेंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट्स फंडामेंटल कंपोजिशन, तो लास्ट पॉइंट है उसको इसने एक्सप्लेन करा है. द ओनली पॉइंट इट इज लेफ्ट इज दिस फोर्थ पॉइंट. सब एटॉमिक पार्टिकल वाला पॉइंट को इसने हैंडल नहीं करा है, बट स्टिल इट इज़ अ वेरी गुड पैरा समरी ऑफ दिस. सो ये एक गुड कंडक्टर बन जाता है एक करेक्ट आंसर के लिए. लेट्स चेक फॉर 3 and 4. द सर्च फॉर डार्क मैटर is driven by the fact that without its gravitational influence, the rotation of galaxies and the bending of light cannot be explained by current scientific theory. Problem is this, यहाँ पर search for dark matter जो है वो किया आइडिया बन जाता है. यहाँ पर ये बोल रहा है क्या रीजंस हैं डार्क मैटर को सर्च करने के. दिस इज़ ऑल्सो नॉट रॉन्ग. अब पैसेज जो है वो केवल इस बारे में नहीं है कि हमको डार्क मैटर को सर्च करने की क्यों ज़रूरत है. ये हमको रीजंस दे रहा है कि डार्क मैटर को सर्च करने के लिए इसलिए ज़रूरत है क्योंकि उसके ग्रेविटेशनल कंटेंट के बिना कोई भी करंट कॉस्मोलॉजिकल मॉडल जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता फिनोमिना जो हो रहे हैं. दैट इज़ नॉट, ये बस एक रीज़न है कि हम क्यों डार्क मैटर को सर्च करना चाहते हैं. इट इज़ नॉट कवरिंग अप द होल पॉइंट कि वाई लाइक डार्क मैटर एक मिस्ट्री एलिमेंट है. दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट मिसिंग. सो ये चीज़ जो है लाइक दिस इज़ नॉट बीइंग कवर्ड इन द सी ऑप्शन. दैट्स वाई सी इज़ नॉट द आंसर. लेट्स लुक एट द ऑप्शन डी. डार्क मैटर बिलीव टू मेक अप 27% ऑफ द यूनिवर्स इज अ प्रोफाउंड पजल इन कॉस्मोलॉजी. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट तो उसने कवर कर दिया विद द स्टेटिस्टिक एज वेल. Primarily because proposed candidates for its composition like the exotic subatomic particle remain experimentally unverified. Still problem इसके अंदर ये है कि ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक एक चीज़ को बता रहा है कि डार्क मैटर जो 27% ऑफ द यूनिवर्स में जो यू कैन से जो बनाता है यूनिवर्स को इज़ अ प्रोफाउंड पजल इन कॉस्मोलॉजी. पहली बात तो ये कि इट्स द प्रोफाउंड पजल इन कॉस्मोलॉजी, यहाँ तक सही है. प्राइमरीली बिकॉज प्रपोज कैंडिडेट्स फॉर इस कंपोजिशन लाइक एक्सोटिक सबएटॉमिक पार्टिकल्स रिमेन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड. दिस इज एक्चुअली ट्रू कि एक्सोटिक सबएटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो एक्सपेरिमेंटली अनवेरीफाइड है. वी आर कंप्लीटली मिसिंग द एंगल ऑफ फिफ्थ इटसेल्फ कि एक्सपेरिमेंट्स अभी हो रहे हैं फॉर द क्वेस्ट ऑफ डिटरमाइनिंग दैट. सेकेंड थिंग इज दैट लाइक हमने ऑर्डिनरी मैटर एंड उसको तो चलो इग्नोर कर दिया, बट वी आर कंप्लीटली इग्नोरिंग द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस एज वेल. सो दैट इज ऑल्सो अ मेन की आइडिया जो कि हमने इस पॉइंट के अंदर कंप्लीटली इग्नोर कर दिया. सो व्हेन इट कंपेयर द ऑप्शन ऑफ डी विद बी, क्लियरली यू कैन सी द बी इज द बेटर ऑप्शन हियर एंड हेंस आंसर टू दिस क्वेश्चन बिकम्स अ बी ऑप्शन. The burgeoning field of synthetic biology, which aims to design and construct new biological parts, devices, and systems, or to redesign existing natural biological system for useful purposes, represents a scientific frontier pregnant with both transformative promise and profound ethical dilemmas. Author goes on to say and lays the first key idea कि जो flourishing field है synthetic biology की, जो aim करती है डिज़ाइन करना और कंस्ट्रक्ट करना नए बायोलॉजिकल पार्ट्स को, डिवाइसेस को और सिस्टम को, या फिर रीडिज़ाइन करना एग्जिस्टिंग नेचुरल बायोलॉजिकल सिस्टम को इस्तेमालफुल पर्पज़ के लिए या फिर यूजफुल पर्पसेस के लिए. ये बट एक साइंटिफिक फ्रंटियर के अंदर दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा लाइक डील कर, दो फोर्सेस हैं जिससे इसको डील करना पड़ रहा है. दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेटिव प्रॉमिस जो ये प्रॉमिस करती है कि आई विल डू दिस, एंड प्रोफाउंड एथिकल डिलेमास. तो इन चीज़ों से इसको टैकल करना पड़ रहा है. किसको? सिंथेटिक बायोलॉजी को. कुछ पॉजिटिव्स हैं बट डेफिनेटली कुछ एथिकल डिलेमास भी हैं विच दे हैव टू डील विथ. सो लेट्स रीड फर्दर. फर्स्ट पॉइंट तो हमें मिल गया. Its capacity to engineer organisms with novel functions, from producing biofuels to precisely delivering drugs, hold immense potential to address global challenges in health, energy and environment. उसकी जो potential है, you can say second thing is that is just a net positive बताया है कि उसकी positive capacity जो है, its capacity जिसके कारण वो engineer कर सकता है organisms को novel function से, जैसे कि producing करना biofuels to precisely deliver करना drugs, ये hold करते हैं immense potential to address global challenges health के अंदर, energy के अंदर, environment के अंदर. तो यहाँ पर एक नेट पॉजिटिव बताया है कि क्या एक वेरी यू कैन से पॉजिटिव थिंग अबाउट सिंथेटिक बायोलॉजी. देन ऑथर गोज ऑन टू शिफ्ट इट्स टोन इन नेगेटिव विद द हाउएवर द डेलिबरेट क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल लाइफ फॉर्म्स ऑफ द रेडिकल मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग वंस रेजेस क्रिटिकल क्वेश्चंस रिगार्डिंग बायोलॉजिकल कंटेनमेंट, unforeseen ecological impacts if engineered organism escape and the very definition of life itself. Then author goes on to say वहाँ पर ये ethical concern raise करता है कि
पॉजिटिव इफेक्ट तो है, ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस है, दैट इज एग्रीड, बट जो डिलिबरेट क्रिएशन जो हम कर रहे हैं आर्टिफिशियल लाइफ फॉर्म्स का या फिर रेडिकल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं एग्जिस्टिंग वंस का, जो पहले से ऑर्गेनिज्म है उनका हम जो रेडिकल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, ये क्रिटिकल क्वेश्चन अराइज करता है रिगार्डिंग बायोलॉजिकल कंटेनमेंट, कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म को हम कंटेन कर रहे हैं, अनफोर्सिन इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स, दैट इज टू थिंग्स इज दैट क्रिटिकल क्वेश्चंस जो है वो किन के बारे में है, ये एक टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल कंटेनमेंट एंड अनदर वन टॉपिक इज अनफोर्सिन इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। अगर इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म जो है वो एस्केप करता है द वेरी डेफिनेशन ऑफ लाइफ इटसेल्फ। एग्जाम्पल के तौर पर लाइक देयर इज ए ह्यूमन एंड इट हैज़ क्रिएटेड सम सॉर्ट ऑफ आर्टिफिशियल लाइफ, और ह्यूमन के अकॉर्डिंगली लाइफ की एक कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन है, बट तुमने एक ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्रिएट कर दिया जो इस डेफिनेशन को एस्केप कर रहा है, यू नो इट डजेंट फॉलो द डेफिनेशन इटसेल्फ, उससे आगे चला गया। सो व्हाट हैपन्स एट दैट मोमेंट, दैट इज द कंसर्न दैट द ऑथर इज रेजिंग। द फिलोसॉफिकल implications of surrounding human control over fundamental biological processes and the potential for dual use applications demand a robust and proactive ethical and regulatory framework to ensure responsible innovation. Author then goes on to say with a philosophical shift, वो philosophical implication की तरफ जा रहा है कि जो philosophical implication है जो surround करता है human control को over fundamental biological processes, fundamental biological processes के ऊपर जो human control है उसका जो philosophical implication है और जो potential है इसका dual use applications के अंदर कि उसको dual use कर सकते हैं, like although it is a transformative promise but it has profound ethical dilemmas as well। ये डिमांड करता है एक रोबस्ट और प्रोएक्टिव एथिकल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जिसके अंदर इंश्योर कर सके कि रिस्पॉन्सिबल तरीके से इनोवेशन हो। सो ऑथर इज यू कैन से ये बहुत ही बैलेंस टेक है, इट इज़ नॉट बीन बायस टुवर्ड्स वन साइड और अदर साइड। द ऑथर स्टार्ट विद सिंथेटिक बायोलॉजी जो है वो इमेंस प्रॉमिस तो पोटेंशियल इमेंस प्रॉमिस तो करती है, बट उसके साथ इसके अंदर प्रोफाउंड एथिकल डिलेमास भी है। देन इट गोज ऑन टू से इट्स पॉजिटिव थिंग कि इस कैपेसिटी जो है वो इमेंस पोटेंशियल होल्ड करती है। देन ऑन टू द थर्ड की पॉइंट इट गोज ऑन टू से द नेगेटिव थिंग कि ऑल्दो इसके अंदर पॉजिटिव्स तो हैं बट ये रेज करता है क्रिटिकल क्वेश्चंस रिगार्डिंग बायोलॉजिकल कंटेनमेंट एंड अनफोर्सिन इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। दीज टू मस्ट बी मेंशन्ड इन द पैसेज इटसेल्फ, जो भी पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। देन आफ्टर टू द लास्ट पॉइंट इटसेल्फ इट रेजेस एक फिलोसॉफिकल एंगल दे दिया कि फिलोसॉफिकल इंप्लीकेशन जो होता है ह्यूमन कंट्रोल का ओवर फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस फॉर द पोटेंशियल ऑफ ड्यूअल यूज फॉर दीज एप्लीकेशंस, ये डिमांड करता है एक वेरी रोबस्ट एंड प्रोएक्टिव एथिकल फ्रेमवर्क। ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, जो भी ऑप्शन में या फिर जिन चारों पॉइंट्स को डिस्कस करा जाएगा और एक बैलेंस टेक होना चाहिए। द ऑथर इज़ नॉट बायस्ड टुवर्ड्स एनीथिंग, दैट वुड बी योर आंसर कंसिडरिंग कोई भी अगर एलियन आइडियाज़ नहीं आता है तो। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग A, B, C and D. Synthetic biology offers transformative potential in health and energy, but its ethical implication regarding biological containment and the definition of life requires careful regulation. अब पहली नज़र में देखकर इसमें कोई दिक्कत तो नहीं लगती, बट ये ऑप्शन ऑल्दो गुड है बट ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये हेल्थ और एनर्जी पोटेंशियल को तो मेंशन करता है कि कहीं ना कहीं यू नो लाइक सिंथेटिक बायोलॉजी के अंदर नेट पॉजिटिव है बिकॉज इट हैज़ अ ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल इन हेल्थ एंड एनर्जी। बट प्रॉब्लम इज दिस, ऑल्दो इट मेंशन्स इट, बट ये ओमिट करता है सिग्निफिकेंट कंसर्न अबाउट जी इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। जो इसमें यहाँ पर जो एथिकल इम्प्लीकेशंस है ना, यहाँ पर बस एथिकल इम्प्लीकेशंस मेंशन है कि बायोलॉजिकल कंटेनमेंट मेंशन है, पर इकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो हमने यहाँ पर पढ़ा है अनफोर्सीन इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, वो पूरा पोर्शन ऑफ द चंक इज कम्प्लीटली मिसिंग एंड ड्यूअल यूज एप्लीकेशन के बारे में भी कोई रेफरेंस नहीं है। दैट्स वाई वन इज स्पेसिफिकली नॉट द कैंडिडेट टू आवर आंसर। Let's check it B. The field of synthetic biology, which creates new biological system or redesign existing ones, demands a proactive ethical and regulatory framework due to its potential for unforeseen ecological impact and dual use application. अब यहाँ पर B अगर देखें तो यहाँ पर मेन फोकस जो है इट स्पेसिफिकली टारगेट्स कि हमें एक एथिकल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चाहिए, क्योंकि इसके पोटेंशियल बिकॉज ऑफ इट्स पोटेंशियल फॉर अनफोर्सिन इकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो कि कवर्ड है एंड ड्यूअल यूज एप्लीकेशन। सो ऑल्दो इट इज़ कवरिंग दिस, बट वो जो ट्रांसफॉर्मेटिव प्रॉमिस है यू कैन से एट नेट पॉजिटिव जो है दैट इज़ कम्प्लीटली बीइंग यू कैन से ओवर शैडोड बाय दिस। वी नीड समथिंग, हमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव का एक कंप्लीट बैलेंस चाहिए। द फील्ड ऑफ सिंथेटिक बायोलॉजी विच क्रिएट्स न्यू बायोलॉजिकल सिस्टम और डिजाइन एग्जिस्टिंग वंस, क्या सिंथेटिक बायोलॉजी इतना ही कर रही है? नहीं, it's more than that. It goes on to explain the net positive, its capacity to engineer organism with novel functions. So that is completely been mentioned here. The view presented in the paragraph जो है उसको completely you can say overshadow कर दिया है बस इस parts को mention करते हुए. So this is probably not the answer. We need a balance stick that you have to remember. Synthetic biology is promising but ethically challenging. Scientific frontier that compels humanity to grapple with issues of biological containment, ecological risk, and the profound philosophical implications of human control over life. Now, C seems like the most comprehensive summary that we can imagine for. Why is that?
ये इंट्रोड्यूस करती है फील्ड जिसको अपन क्या कह सकते हैं, प्रॉमिसिंग बट एथिकली चैलेंजिंग साइंटिफिक फ्रंटियर। ये जो है ये सारे रेंजेस को कवर कर लेता है। इट कवर्स ऑल द थिंग्स दैट बीन मेंशन्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ इटसेल्फ, जहाँ पर हम बोलते हैं कि एक नेट पॉजिटिव तो है, प्रॉमिसिंग तो है, बट एथिकली चैलेंजिंग है। दैट इज बीइंग स्पेसिफिकली कवर्ड बाय दिस। तो बैलेंस टेक यहाँ से ही स्टार्ट हो जाएगा। That compels humanity to grapple with issues of biological containment and ecological risk. So biological containment and you can say ecological impact जो है, unforeseen ecological impact, ये दोनों को cover कर लिया। That's also a net positive. And the profound philosophical implications of human control over life, और philosophical जो implication था उसको भी इसने tackle कर लिया। So that's why C is a more complete option than A and B itself, because promising but ethically challenging, उसको positive और negative दोनों को एक balance करके start कर दिया। Then it contains the both the issues, that is biological containment and ecological risk, and at the end it said कि इसके अंदर profound philosophical implications भी हैं। So it is covering the last key idea as well. Then let's check it the option D, the deliberate creation of artificial life forms or radical modification of organism in synthetic biology raises critical questions about human control over biological processes and the potential for dual use application. Although ये सही है, it covers some targeting key points such as creation of artificial life forms is radical modification of organism in synthetic biology. It raises critical questions upon human control over biological processes, which means it is explaining the net negative. But इसके अंदर अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर biological process के ऊपर control के बारे में बात है, that is biological containment तो discussed है, but ecological impact के बारे में कोई you can say reference नहीं है, although it mentions the potential for dual use application. But the net point is the paragraph is not biased towards the negatives of synthetic biology. It is a balanced take, and you are not seeing any balanced information in the option D itself. That's why D is probably not the answer that we are looking for, and the option to this para summary becomes the third option itself. The burgeoning field of genetic engineering, while holding immense promise for curing diseases and addressing food security, also compels a profound ethical reckoning, particularly as its capabilities extend beyond therapeutic intervention to encompass human enchantment. Author immediately passage का agenda set कर देता है, and it goes on to say कि जो burgeoning field है जेनेटिक इंजीनियरिंग की, ऑल्दो ये होल्ड करती है इमेंस प्रॉमिस, किस चीज़ के लिए, डिसीज़ को क्योर करने के लिए और एड्रेस करने के लिए फूड सिक्योरिटी को, बट ये इसी के साथ साथ एक प्रोफाउंड एथिकल रेकनिंग या फिर एक प्रोफाउंड एथिकल थॉट भी अराइज करती है लोगों के अंदर कि उसकी, क्योंकि उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, यू कैन से जेनेटिक इंजीनियरिंग और कैपेबिलिटीज़ हैं वो केवल इसी तक सीमित नहीं है, दे गो बियॉन्ड दैट, सो इट नीड्स अ एथिकल एस्पेक्ट एज वेल, ये ऑथर का मानना है। Let's read further. The prospect of intentionally modifying human germline for non-medical traits such as intelligence, athletic ability, or aesthetic feature raises deeply unsettling questions about justice, equity, and the very definition of human nature. Author then हमारे पास इस चीज़ को further explain करता है कि व्हाट आर द एथिकल कंसर्न्स। एथिकल कंसर्न ये है कि जो प्रॉस्पेक्ट है ना, जो पॉसिबिलिटी है इंटेंशनली मॉडिफाइंग ह्यूमन जर्म लाइन्स फॉर नॉन मेडिकल ट्रेट्स, कि आप ह्यूमन की जर्म लाइन को इंटेंशनली मॉडिफाई कर रहे हो नॉन मेडिकल ट्रेट के लिए, जैसे कि इंटेलिजेंस हो गया, एथलेटिक एबिलिटी हो गई या फिर एस्थेटिक फीचर हो गया, ये रेस करता है डीपली अनसेटलिंग क्वेश्चंस अबाउट जस्टिस, इक्विटी एंड द वेरी डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन नेचर। ये बहुत ज़्यादा डीपली अनसेटलिंग क्वेश्चंस पूछता है जस्टिस के बारे में, इक्विटी के बारे में, और जो वेरी डेफिनेशन है ह्यूमन नेचर है उसके बारे में। Such interventions risk exacerbating existing social inequalities. ये interventions जो हैं ये रिस्क करते हैं जो पहले से जो सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं उनको और बदतर बनाने की एक रिस्क ये क्रिएट करते हैं, क्रिएटिंग अ जेनेटिक डिवाइड बिटवीन द इन्हांस्ड एंड द अनइन्हांस्ड एंड पोटेंशियली अंडरमाइनिंग द इनहेरेंट डिग्निटी एंड यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल, जिसके कारण एक जेनेटिक डिवाइड क्रिएट हो सकता है इन्हांस्ड लोगों के बीच में और अनइन्हांस्ड लोगों के बीच में, और जो एक इनहेरेंट डिग्निटी है ऑफ और यूनिकनेस है इंडिविजुअल की, उस चीज़ को भी क्या कह सकता है, अंडरमाइन कर देंगे। अगर सभी लोग इन्हांस्ड हैं तो व्हाट इज़ द यू कैन से दस यूनिक इंडिविजुअलिटी जो है वो लूज कर देंगे। दैट इज स्पेसिफिकली अ पॉइंट दैट द ऑथर इज ट्राइंग टू मेक हियर। सो लेट्स रीड फर्दर। Furthermore, the long-term irreversible consequence of germline edits remain largely unknown, introducing significant risk to future generation. Then author goes on to say कि जो long-term consequence है वो हमें पता भी नहीं है कि long-term consequence क्या होंगे. We are not aware of the long-term consequence. Thus, the ethical discourse around genetic engineering must transcend immediate therapeutic benefits to grapple with its broader societal implications and the moral boundaries of intentionally altering human biology for non-essential purposes. Then author goes on to say
कि जो एथिकल डिस्कोर्स है जेनेटिकल इंजीनियरिंग का वो शॉर्ट टर्म को ना देखते हुए लॉन्ग टर्म को देखे और जो ब्रॉडर सोसाइटल इम्प्लीकेशंस को इंक्लूड करे और मॉरल बाउंड्रीज को भी इंक्लूड करे कि जिसके अंदर हम ह्यूमन बायोलॉजी को अल्टर ना करें नॉन एसेंशियल पर्पसेस के लिए। ये ऑथर का टेक है। एज यू कैन सी इट इज़ हेविली रिलायंट ऑन, अब ये लास्ट पैराग्राफ जो था जो हमने लास्ट पैरा समरी करी थी, इट वॉज अ बैलेंस टेक। दिस इज नॉट अ बैलेंस टेक, दिस इज मच मोर बायस टुवर्ड्स द एथिकल कंसर्न। ऑथर इज talking about all the challenges or the ethical challenges that we are facing regarding genetic engineering. So कोई भी ऐसा ऑप्शन होगा जो कि थोड़ा सा बायस्ड होगा रिगार्डिंग टू यू कैन से जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो एथिकल कंसर्न्स है उनको एक्सप्लेन कर रहा है स्पेसिफिकली, दैट वुड बी आवर की आंसर। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग विद A, B, C and D और देखते हैं कि कौन सा हमारे पास सही ऑप्शन है। जेनेटिक इंजीनियरिंग बियॉन्ड इट्स मैनिफिकल बेनिफिट्स प्रेजेंट सिग्निफिकेंट एथिकल चैलेंजेस। तो फर्स्ट पॉइंट जो है पूरा कंप्लीटली कवर्ड है। लेट मी यू कैन से, मुझे यहाँ पे लिखने दो। फर्स्ट की पॉइंट इसमें कवर्ड है, पर्टिकुलरली कंसर्निंग ह्यूमन एन्चैंटमेंट विच रेजेस प्रोफाउंड क्वेश्चंस अबाउट जस्टिस, इंडिविजुअल डिग्निटी एंड इर्रिवर्सिबल लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। सो जस्टिस एंड यू कैन से इट कवर्स द एंगल ऑफ जस्टिस, इंडिविजुअल डिग्निटी। सो सेकंड ऑप्शन जो है वो पूरी तरह से कवर्ड है एंड इर्रिवर्सिबल लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस। सो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस वाला एंगल भी यहाँ पर कवर्ड है। तो 1 to 4 इज स्पेसिफिकली कवर्ड किया। दिस लुक्स लाइक मी अ गुड ऑप्शन क्योंकि ये सारी चीज़ों को क्या कह सकते हैं कवर कर रहा है। ये जो कॉन्टेक्स्ट है उसको एक्नॉलेज कर रहा है कि मेडिकल बेनिफिट से बियॉन्ड जाके हमारे पास सिग्निफिकेंट एथिकल चैलेंजेस हैं जिसमें ह्यूमन इंचैटमेंट को भी उसने इंक्लूड करा है और वो जितने भी प्रोफाउंड क्वेश्चंस है जैसे कि जस्टिस हो गया, इंडिविजुअल डिग्निटी हो गया और लॉन्ग टर्म इर्रिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंस हो गया, उनको टैकल कर रहा है। सो दिस इज एक्चुअली सीम्स लाइक टू मी अ गुड ऑप्शन जिसमें ए के अंदर सारे हमारे पास इंफॉर्मेशन मिल रही है। सो दिस सीम्स टू मी अ गुड कैंडिडेट फॉर द आंसर। सो लेट्स चेक B, C and D एंड देखते हैं कि और इससे कोई बेटर ऑप्शन मिलता है क्या। द पैराग्राफ आर्ग्यूज दैट जेनेटिकली मॉडिफाइंग ह्यूमन जर्म लाइन फॉर नॉन मेडिकल टेस्ट रिस्क क्रिएटिंग अ जेनेटिक डिवाइड एंड अंडरमाइनिंग द इनहेरेंट डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल लीडिंग टू इर्रिवर्सिबल सोसाइटल इनइक्वालिटीज। ये स्पेसिफिक रिस्क के बारे में बात कर रहा है जो हमारे पास यू कैन से स्पेसिफिकली फोर्थ पॉइंट के अंदर डिस्कस करा गया था एंड थर्ड पॉइंट के अंदर कि जेनेटिक डिवाइड और यू कैन से सोशल इनइक्वालिटी का एंगल जो है वो इसके अंदर डेफिनेटली मेंशन्ड है। पर ये जो यहाँ पर उसने ये बोला है कि अंडरमाइनिंग द डिग्निटी लीडिंग टू इर्रिवर्सिबल सोशल इनइक्वालिटीज, ये ऑथर का एक प्रोजेक्शन है। ऑथर ये कह रहा है कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबल आउटकम है, बट ये पैराग्राफ का केवल मेन कंसर्न नहीं है। पैराग्राफ जो है वो केवल इसी बारे में नहीं है कि जेनेटिकली मॉडिफाइंग ह्यूमन जर्म लाइन फॉर नॉन मेडिकल ट्रेड जो है वो क्रिएट करेगा एक जेनेटिक डिवाइड और अंडरमाइन करेगा इनहेरेंट डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल जिसके कारण लॉन्ग टर्म इर्रिवर्सिबल सोसाइटल इनइक्वालिटीज हो जाएंगी। बट व्हाट अबाउट द अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंस, उसका एंगल आपने नहीं बताया। एंड क्या पूरा पैराग्राफ क्या इसी के बारे में है कि सोसाइटल इनइक्वालिटीज हो जाएगी? नहीं, कुछ और एंगल्स भी हैं। वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट अ नेट पॉजिटिव एज वेल। हमें नेट पॉजिटिव एंगल भी बताना पड़ेगा, ऑल्दो इट्स मच मोर नेगेटिव टेक, बट नॉट अ नेगेटिव टेक, बट ऑथर इज स्पेसिफिकली कंसर्न्ड अबाउट द रीजंस ऑफ द एथिकल चैलेंजेस और ऑथर हमें एथिकल चैलेंज एक्सप्लेन कर रहा है। बट हमें पॉजिटिव टेक भी तो बताना पड़ेगा। वी कांट जस्ट गो ऑन टू से कि बहुत ज़्यादा नैरो हो जाएगा। ये अप्रोच जो है लाइक स्पेसिफिकली इज नॉट यूजफुल फॉर दैट क्वेश्चन इज फॉर दिस ऑप्शन इजंट इट। सो ये तो गलत है। सो B इज स्पेसिफिकली नॉट द ऑप्शन बिकॉज इट्स वे टू नैरो, इट्स नॉट कवरिंग द पॉजिटिव एंगल ऑफ एथिकल जेनेटिक इंजीनियरिंग इजंट इट। So this is probably not the answer that we're looking for. C. The promise of curing disease through genetic engineering is overshadowed by the unsettling ethical questions raised by the prospect of human enchantment for non-medical traits. ऑथर ने यहाँ पर ऐसा नहीं कहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो प्रॉमिस करता है जेनेटिक इंजीनियरिंग जो प्रॉमिस करता है जेनेटिक इंजीनियरिंग promises that curing diseases जो उसका एक एस्पेक्ट है ये ओवरशैडोड हो जाएगा बाय द अनसेटलिंग एथिकल क्वेश्चन से। ऐसा नहीं है। ऑथर ये बोल रहा है कि लाइक वी हैव टू ऑल्सो कंसिडर जेनेटिक इंजीनियरिंग के नेट पॉजिटिव हैं बट वी हैव टू कंसिडर द एथिकल कंसर्न एज वेल। और ऑथर जो है वो एथिकल चैलेंजेस को एक्सप्लेन कर रहा है इस पैराग्राफ के अंदर। ऑथर इज नॉट सेड कि क्योरिंग डिसीजेस जो है वो एक्चुअली ओवरशैडोड हो जाएंगे ड्यू टू द एथिकल कंसर्न। सो दिस इज एक्चुअली अ प्रोजेक्शन। ऑथर जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बता रहा है एथिकल चैलेंजेस को, नॉट समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज ऑलवेज यू कैन से नॉट अ गुड ऑप्शन। लाइक इसमें अगर तुम देखोगे तो सारे ऑप्शंस हैं, ह्यूमन एन्चैंटमेंट है, नॉन मेडिकल ट्रेड्स है, बट ड्यू टू दिस ओवरशैडोड, दिस इज एन एलियन वर्ड, ये चीज़ मेंशन नहीं करी गई है। बिकॉज ऑफ दिस वर्ड इटसेल्फ यू कैन जस्ट रूल आउट दिस ऑप्शन। द क्रूशियल एथिकल डिबेट surrounding genetic engineering must focus on the unknown, long-term and irreversible consequence of altering human biology rather than just its immediate therapeutic application. अब यहाँ पर जो फोर्थ पॉइंट इटसेल्फ है ये फोकस करता है कोई एथिकल डिबेट के बारे में।
The crucial ethical debate surrounding genetic engineering must focus on the unknown long term irreversible consequence of altering human biology rather than just its immediate therapeutic application. This is something जो कि rather than saying कि author में क्या हो रहा है, ये हमको बता रहा है कि यू नीड टू डू सम एक्शन, कि व्हाट शुड यू डू. क्रूशियल एथिकल डिबेट जो है वो इसको इस बात के ऊपर फोकस करना चाहिए. फर्स्ट थिंग, देयर इज नो डिबेट गोइंग ऑन, तो उसके कारण आप इमीडिएटली इसको क्या कह सकते हैं, खत्म कर सकते हो. और दूसरी थिंग इज दैट द पैराग्राफ दैट वी आर रीडिंग इज डिस्क्रिप्टिव. या आउटलाइन करना चाहता है एथिकल चैलेंजेस आर, वी आर नॉट एड्रेसिंग प्रिस्क्रिप्टिव थिंग्स, जो कि ये ऑप्शन कर रहा है दैट नीड फॉर डिबेट. हमको देयर इज अ नीड फॉर डिबेट टू एड्रेस दिस challenges. This is not the main concern with the paragraph itself, and hence the option that is actually correct is the A option itself.